ठीक है, तो सेकंड लॉ स्टडी करने से पहले हमें कुछ टर्म्स आनी चाहिए, वो टर्म्स हम स्टडी करते हैं। जैसे कि पहली जो फर्स्ट जो टर्म है वो है मोमेंटम। ठीक है, यहाँ मोमेंटम हम बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम की। मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल पी से। ठीक है, मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल पी से। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं मोमेंटम से रिलेटेड। पहली बात तो मोमेंटम होता क्या है, व्हाट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम होता क्या है, व्हाट इज मोमेंटम? इट shows it shows how much motion causes by a body। ठीक है, कोई भी जो बॉडी है उसके अंदर कितना मोशन है वो क्या चीज बताता है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या शो करता है? मोमेंटम शोज द हाउ मच मोशन कॉजेज बाय अ बॉडी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, मैथमेटिकली आप कैसे दोगे मोमेंटम? तो हम बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम की। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम is a product of mass and velocity of a body। Mass and velocity of a body। ठीक है, जिसे हम कहें कि भाई कोई m मास की बॉडी है, यहाँ पर हमने ले लिया कि m मास की बॉडी है और ये m मास की बॉडी जो है v वेलोसिटी से मोशन करती है। ठीक है, m मास की बॉडी है, v वेलोसिटी से मोशन कर रही है। अब आपसे पूछे कि मोमेंटम बताओ, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो लीनियर मोमेंटम को किससे बताएंगे? लीनियर मोमेंटम को शो करेंगे स्मॉल p से। इस तरह से स्मॉल p बनाया। मास क्या है इस बॉडी का? m है। वेलोसिटी क्या है? v है। तो p इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? m। समझ में आया? p इज इक्वल टू क्या आ गया? mv। तो मोमेंटम जो होता है, लीनियर मोमेंटम जो है, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ लीनियर। तो लीनियर मोमेंटम जो है वो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब हम बात करें इसकी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट की बात करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ पी, यानी कि जो लीनियर मोमेंटम है उसकी एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एसआई यूनिट ऑफ एम वी। ठीक है, अब m क्या है? मास। मास की यूनिट क्या होती है बेटा? किलोग्राम होती है। v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर अपॉन सेकंड। तो जो लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करें, इसमें ही हम ये जो यूनिट आ रही है किलोग्राम इंटू मीटर डिवाइड बाय सेकंड, इसमें क्या करें? सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड से डिवाइड करते हैं। तो आपके पास ये कुछ बन जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ बन जाएगा और इंटू ये आ जाएगा सेकंड। अब किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये होती है फोर्स की यूनिट, जिसको होते हैं न्यूटन। तो अल्टीमेटली आपके पास एक और यूनिट आ जाएगी, वो आ जाएगी न्यूटन इंटू सेकंड। समझ में आया? तो जो लीनियर मोमेंटम होता है, सबसे पहली बात तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताती है कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना मोशन है, कितना मोशन उसने कॉजेज किया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। जो भी बॉडी मोशन कर रही है उसका मास इंटू जो उसकी वेलोसिटी है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो आपको क्या देता है? लीनियर मोमेंटम देता है। लीनियर मोमेंटम की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है? किलोग्राम इंटू मीटर डिवाइड बाय सेकंड, या इसकी जो यूनिट होती है वो जाती है न्यूटन इंटू सेकंड। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं अपन इसमें आगे, और कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बात करते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर ले रहे हैं, टू पॉइंट्स अपन ने यहाँ देख लेते हैं। ये ले लेते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम, क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको मोमेंटम का। समझ में आया? बोलो, समझ में आया? मोमेंटम मतलब
लीनियर मोमेंटम समझ में आ यस गया, सर। ठीक है। तो यहाँ तो जाएगा हमारे पास ये लीनियर मोमेंटम हो गया। लीनियर मोमेंटम के बाद एक और फिजिकल क्वांटिटी अपन यहाँ स्टडी करते हैं और यह है इम्पल्स। इम्पल्स को हम डिफाइन करते हैं आई से, यानी डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। इम्पल्स को किससे डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पर, आई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इम्पल्स आई, ठीक है। चलो इम्पल्स के लिए सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट करते हैं कि इम्पल्स होता है क्या। इम्पल्स होता है क्या है कि when very large force, when very large force, very large force act for act for a small interval of time, act for a small interval of time, okay, then then it is called then it is called impulse, ठीक है। then it is called impulse, है ना। जब बहुत लार्ज फोर्स एक्ट करता है बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, इम्पल्स। जैसे कि आप टेनिस की बॉल लो, प्लास्टिक की बॉल लो, दीवार पे उसको थ्रो करो, तो दीवार पे जब उनका आपस में कांटेक्ट होता है तो बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए कांटेक्ट होता है, फिर वो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे, बॉल अलग जाती है, तो वो जो केस होगा वो इम्पल्स का। ऐसे ही जैसे बॉलर ने बॉल डाली और किसी बैटर ने जब बैट से उसको स्ट्रोक किया, तो बैट से जब वो स्ट्रोक करेगा तो बैट से क्या करता है, बहुत लार्ज फोर्स एक्ट होगा बॉल के ऊपर। सिमिलरली बॉल भी लगाएगी बैट के ऊपर, बट जब उनका कांटेक्ट हो रहा है, अगर हम बॉल की ही स्टडी कर रहे हैं तो बॉल पर बहुत लार्ज फोर्स एक्ट करेगा फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, और उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पल्स कहा जाता है। बात आई समझ में, ठीक है। अगर आप सेकेंड पॉइंट लेते हैं कि if a large force if a large force have is act on a body for small time interval for small time interval delta t, ठीक है। देन इम्पल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इम्पल्स इज इक्वल टू हमने क्या बताया, फोर्स और स्मॉल टाइम इंटरवल f इनटू डेल्टा t, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल टू f इनटू डेल्टा t। इसकी एसआई यूनिट की बात करें अपन, तो एसआई यूनिट आप निकाल सकते हो, फोर्स की एसआई यूनिट करते हैं न्यूटन होती है और टाइम की करते हैं सेकंड, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इनटू सेकंड हो जाएगी। आप ये देखो इसकी एसआई यूनिट जो है वो सेम है, इसके एसआई यूनिट है ये इम्पल्स के, इम्पल्स की जो एसआई यूनिट है वो सेम है जैसे आपकी मोमेंटम की भी न्यूटन इनटू सेकंड है, ठीक है। और आगे क्या है कि ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, इट इज अ सर वेक्टर, इसका मतलब वो होगा ना, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है। तो अब हम स्टडी करें न्यूटन सेकंड लॉ, उसको लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। और जैसा हम मैंने आपको भी पहले बताया था कि जब भी कोई लॉ स्टडी करते हैं तो उसका स्टेटमेंट भी हमको आना चाहिए कि भाई स्टेटमेंट क्या है उसका, ठीक है। तो इसे हम सेकंड लॉ का स्टेटमेंट करते हैं। तो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, देखो आप सेकंड लॉ का स्टेटमेंट करते हैं। देखो हमने यहाँ फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट का ऐसे यहाँ पर हम करेंगे सेकंड लॉ का स्टेटमेंट। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि the rate of the rate of change in momentum, momentum मतलब लीनियर मोमेंटम, ठीक है। the rate of change in momentum of a body is directly directly proportional to directly proportional to directly proportional to external external force external force applied
applied on it मतलब उस बॉडी पर applied on it मतलब क्या वो बॉडी, ठीक है। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। ये कहलाता है आपका न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट। न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है हमें क्या देता है, जैसे फर्स्ट लॉ तो हमें देता है, फर्स्ट लॉ तो हमें देता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स, सेकंड लॉ हमें क्या देता है, सेकंड लॉ गिव्स द फॉर्मूला to calculate force। फोर्स को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो हमें कहाँ से मिलता है, न्यूटन सेकंड लॉ से मिलता है, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूले पे ही आ जाते हैं, देखते हैं भाई इसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं और न्यूटन सेकंड लॉ लगा के हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या आता है फोर्स का, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई बॉडी ले लेते हैं, ये हमने एक बॉडी ले, ठीक है, इसका मास m है, इसका मास m हो गया, हमने यहाँ पर इस पे फोर्स लगाया है, ठीक है। ध्यान से देखते जाना, कोई बॉडी है जिसका मास m है, उस पर एक फोर्स लगाया, इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, u थी, 2 मीटर अपॉन सेकेंड, और टाइम जो था यहाँ पर टाइम था t1 सेकेंड, ध्यान देना, ठीक है। तो ये तो इसकी पोजीशन हो गई ए पोजीशन, ठीक है। अब ये यहाँ से बॉडी जो है F फोर्स लगने की वजह से ये बॉडी A से यहाँ आ गई, और यहाँ पर भी जो फोर्स है वो M भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। मास इसका M ही है, ये वाला जो पॉइंट है B है, पर इस फोर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस टू v मीटर अपॉन सेकेंड, और टाइम जो हो गया वो हो गया t2 सेकेंड। समझ में आ रही है बात। एक केस लिया है जिसमें कोई बॉडी है, बॉडी का मास m है, उस पर F जो है वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है F, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई, v हो गई, ठीक है। इनिशियली टाइम जो था वो t1 सेकंड था, बाद में टाइम कितना हो गया, t2 सेकंड हो गया। ये समझ में आया नहीं आया, एक बार यस और नो कर दो, ये बात समझ में आई नहीं आई, यस और नो कर दो, अगर कोई दिक्कत है तो आप भी पूछ लो। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं एक लिखना चाहूँ कि भाई इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम को अगर हम v1 से बता दें, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी, इनिशियली इसका वेलोसिटी कितनी u है, ये तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे भाई फाइनल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, फाइनल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी क्या करेगा आप p2 कर दो, तो p2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, उसका मास है और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, v होगी। अब अगर हम इफ आई फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम लिखते हैं अपन, चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या आ जाएगा, p2 माइनस p1, तो p2 माइनस p1 कर दिया चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट इसमें फाइंड आउट करते हैं कि भाई चेंज इन मोमेंटम, change in momentum, with respect to time, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या जाएगा, t2 माइनस t1, और टाइम कितना चेंज हो रहा है आपका t2 माइनस t1, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और देखो अपना स्टेटमेंट क्या था, अपना स्टेटमेंट लिखा है कि था रेट मतलब होता है चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको रेट बोला जाता है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, मतलब कि ये जो चेंज इन मोमेंटम आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, P2 माइनस P1 डिवाइड बाय क्या जाएगा, T2 माइनस T1, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, मान लो कांस्टेंट क्या आ गया, k आ गया, और अंदर आपके पास क्या बचा हुआ है, P2 माइनस P1, और डिवाइड बाय यहाँ पर कितना आ गया, T2 माइनस T1, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इन SI सिस्टम, ठीक है, SI सिस्टम होता है, इन
SI सिस्टम द वैल्यू ऑफ k इज 1। ये जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है ना? ठीक है, ये जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? k की वैल्यू 1 होती है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? f इज इक्वल टू, ये बनेगा आपके पास p2 माइनस p1 एंड डिवाइड बाय t2 माइनस t1। अब देखो p2 माइनस p1 कितना है, वैल्यू रख दो, है ना? तो m तो बाहर आ जाएगा, अंदर आपके पास बचेगा v माइनस u एंड डिवाइड बाय t2 माइनस t1। अब ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है बोलो? एक्सेलरेशन। f इक्वल टू कितना आ जाएगा? f। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा किसका? फोर्स का, कि कोई बॉडी है उसका मास m है और a उस फोर्स f की वजह से वो a एक्सेलरेशन से मोशन कर रही है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या था? f इक्वल टू m इंटू a। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस तरह से आपके रिलेशन जो है वो डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अब इसके जो भी एग्जाम्पल है, न्यूटन सेकंड लॉ के जो भी एग्जाम्पल है, वो सारे के सारे एग्जाम्पल किससे आते हैं? देखो आप, न्यूटन सेकंड लॉ का अगर कोई, ये तो मैंने रिलेशन डिराइव कर दिया आपको, ये रिलेशन हो गया हमारा, है ना? देखो एफ जो होता है, एफ जो होता है, फोर्स जो होता है, वो चेंज इन मोमेंटम, ये डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी होता है। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। तो इसके जो भी आप एग्जांपल्स करोगे, वो सारे एग्जांपल्स इसी फॉर्मूले से जो है सॉल्व होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि तो इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स देखो आप, मान लो कोई पर्सन है, वो एक एक जगह देखा है जहाँ पर मड टाइप का है, यानी सैंड है। एक ये जो जगह है यहाँ पर सैंड है, ठीक है? यहाँ से कोई पर्सन गिरता है, मान लो सैंड पे आके गिरता है, और सेम हाइट पे इधर जो है, जो दूसरा जो सरफेस है वो क्या है? कंक्रीट की, कंक्रीट की। अब यहाँ पर जो कोई पर्सन है वो गिरता है, इधर बॉल होता है, इधर बॉल होता है। तो किस केस में उसको चोट ज्यादा लगेगी? वो ज्यादा हार्म किस केस में होगा? सैंड वाले केस में या कंक्रीट वाले केस में? सर कॉन्क्रीट वाली। कंक्रीट वाले में होगा। क्यों होगा? उसका आंसर अपन यहाँ से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आप देखो कि F इजिकल टू क्या दे रखा है आपको? F इजिकल टू दे रखा है डेल्टा पी बाय डेल्टा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? जब वो आगे इधर कांटेक्ट में आएगा ना, तो जब वो कांटेक्ट में आएगा तो जो चेंज इन मोमेंटम है एज कंपेयर टू दिस, इसमें क्या होगा? सडनली उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना। मान लो वो u वेलोसिटी से गिर रहा है, यहाँ पर भी u वेलोसिटी से गिर रहा है, तो यहाँ आके सडनली उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी जीरो होगी वो कैसे होगी? ग्रेजुअली, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे होगी, एकदम से जीरो नहीं जाएगी, धीरे धीरे होगी। तो उस केस में पहले जो ये ए वाला केस है, बी वाला केस है, इस वाले केस में जो है टाइम इंटरवल ज्यादा है और मूवमेंट चेंज इन मोमेंटम कम। तो टाइम इंटरवल ज्यादा और चेंज इन मोमेंटम कम है, तो जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगा इस पर्सन के ऊपर वो क्या होगा? लेसर होगा एज कम्पेयर टू सेकंड केस। तो इसलिए जो चांसेस हैं कि भाई वो हार्म जो होगा, चोट जो लगेगी, एज कम्पेयर टू सेकंड केस, चांसेस ऐसे हैं कि उसको भाई कम चोट लगे। क्यों? क्योंकि जो चेंज इन मोमेंटम है वो ग्रेजुअली हो रहा है, या मैं कह सकता हूँ कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो कम है, और जो टाइम इंटरवल है वो ज्यादा है उनके कांटेक्ट का। पर सेकंड केस में ऐसा नहीं है। सेकंड केस में सडनली वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो सडनली अगर वेलोसिटी जीरो हो रही है, यहाँ पर सडनली वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हो गया। इस वाले केस में चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हो गया और टाइम इंटरवल क्या हो गया? कम हो गया। तो इस वजह से जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें न्यूटन सेकंड लॉ के अधिकतर एग्जांपल्स ऐसे हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि कोई फील्डर है, फील्डर बॉल को कैच करता है, तो बॉल को जब वो कैच करता है तो वो हाथ को अपने पीछे ले जाता है, ठीक है? तो वो स्मूथली कैच कर पाता है। तो इसका कैसे आप एक्सप्लेनेशन करोगे न्यूटन सेकंड लॉ से? कोई बताएगा आप में से? कैसे एक्सप्लेनेशन दोगे इसका न्यूटन सेकंड लॉ से? हाँ, जल्दी थोड़ा। सर किसका एक्सप्लेनेशन? जैसे फील्डर जो होता है, फील्डर अगर अपने हाथों को स्टिफ रखे तो बहुत चांसेस है कि बॉल जो है उससे बाहर निकल जाएगी, कैच नहीं हो पाएगा।
और वो जब कैच पकड़ते हैं तो हाथ को ऐसे पीछे की तरफ लाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं वो, ऐसा क्या रीजन है इसके पीछे? सर जिससे उसका बॉल का मोशन कम हो जाए। हाँ, तो आपको आंसर जो करना है इसी रिगार्डिंग करना है। तो वो हाथ को पीछे लाता है, इसका मतलब जो चेंज इन मोमेंटम है वो ग्रेजुअली होता है। पहली बात तो चेंज इन मोमेंटम, जो उसकी वेलोसिटी है बॉल की, वो धीरे धीरे कम होगी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। दूसरी बात, जो कांटेक्ट टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो कांटेक्ट देखो, आप यहाँ रिलेशन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, कांटेक्ट टाइम इंक्रीज हो जाता है और चेंज इन मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है। तो जो बॉल जो फोर्स लगाती है हाथ पर और हाथ जो फोर्स लगाता है बॉल पर, वो क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और रिड्यूस होने की वजह से जो फील्डर है वो स्मूथली क्या करता है, बॉल को कैच कर पाता है। तो ये भी आपका एक होमवर्क है आज। आप लोग एक तो इनर्शिया के जो जो एग्जांपल्स हैं उनको आपको स्टडी करना है, और एक न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड जो जो एग्जांपल्स हैं उनको आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी न्यूटन सेकंड लॉ की। अब अपन आगे चलते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ के बाद जो नेक्स्ट लॉ हमने स्टडी करा है वो क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जो भी एग्जांपल्स हैं आप ये कॉन्सेप्ट स्टडी कर लेना, लेक्चर अपलोड होगा ये देख लेना। जब अपन प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां पर आपको एग्जांपल्स भी मिलेंगे और वहां हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो थर्ड लॉ होता है इसमें, थर्ड लॉ कहलाता है आपका न्यूटन्स, डायरेक्टली आप यू कैन से न्यूटन्स थर्ड लॉ, या न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम एक और नाम से जानते हैं, वो होता है एक्शन एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या बोलेंगे इसको, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। फिर वही बात है कि कोई भी आप लॉ आप स्टडी कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, उसका स्टेटमेंट सबसे पहले हमें आना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या है इसका, तो बहुत इजी स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूँ। इसका स्टेटमेंट है कि there is equal there is equal and opposite there is equal and opposite reaction of every action। ये होता है आपका न्यूटन्स थर्ड। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन। एक्शन रिएक्शन मतलब फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक और जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स नेवर cancel out each other, cancel out each other। ठीक है, cancel out each other because they act on different different bodies। ठीक है, ये एक और बात आप ध्यान रखना कि एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पर अप्लाई होते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल से हम एक तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी समझ लेंगे और साथ साथ में ये जो रेड जो आपको दिख रहा है पॉइंट, इसको भी हम समझ लेंगे। ठीक है, हम ये लेते हैं कि भाई मान लो कि कोई बुक है वो एक टेबल पर प्लेस कर ली है अपन ने रेस्ट में। जैसे एक टेबल है, ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर हमने बुक रखी है, ये बुक रखी है। ठीक है, इस टेबल पे बुक रखी हुई है ना, दिख रहा है आपको। अब देखो, सबसे पहले तो हम स्टडी करते हैं कि एक्शन रिएक्शन क्या होता है। मान लो ये जो है इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका बॉडी। तो देखो, अगर इसका मास m, जो बुक रखी हुई है अपन ने, बुक का मास क्या है m, तो बुक का मास अगर m है तो इस पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड्स। ठीक है, मैं देखो इसको डायग्राम को और थोड़ा एलोबरेट करता हूँ। और जैसे ये तो आपने टेबल बना ली है, तो हमारी टेबल, अगर मैं इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना कि ये बुक हो गई। ठीक है, इसी डायग्राम को समझा रहा हूँ मैं, ऐसा मत समझना कि मैंने इसको ऊपर उठा दिया, ऐसा नहीं है। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा एक्ट करेगा, डाउनवर्ड्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस तरह से डाउनवर्ड्स।
डाउनवर्ड जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो ये फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये डाउनवर्ड जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये क्या होता है, mg होता है। और ये वर्क करता है एज अ एक्शन, ये वर्क करता है एज अ एक्शन। तो mg किसके ऊपर लग रहा है, देखो ये mg लग रहा है स्टेबल के ऊपर। जो mg लग रहा है जिसको अपन कहते हैं w इज इक्वल टू mg, ये कहाँ लग रहा है, ये दिस w इज इक्वल टू mg इज एक्टिंग ऑन अ टेबल। तो ये हो गया एक्शन। तो यानी ये एक्शन वाला जो फोर्स लग रहा है किस पे लग रहा है, टेबल पे। तो टेबल क्या करेगी, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करेगी। टेबल क्या करेगी, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करेगी। और वो रिएक्शन फोर्स यहाँ देखे अपन तो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये टेबल, इसने टेबल पे फोर्स लगाया W, तो टेबल इसके ऊपर फोर्स लगाएगी R, ठीक है। और वो इक्वल एंड अपोजिट मतलब उसकी वैल्यू भी mg के ही बराबर होगी। अब आप देखें, अगर मैं आपसे कहूँ अच्छा R जो है वो क्या हो गया, रिएक्शन हो गई। तो पहली बात तो मैं आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ समझा रहा हूँ कि देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन। तो इक्वल एंड अपोजिट, तो एक्शन क्या था, ये W था mg, जो कि इस ब्लॉक ने या बुक ने किस पर लगाया, टेबल पर लगाया। तो टेबल ने भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिया, वो क्या था, रिएक्शन। टेबल ने किस पे लगा दिया, इस बुक पे लगा दिया। अब मुझे बताओ जो एक्शन फोर्स है वो किस पे अप्लाई हो रहा है, जल्दी बताओ थोड़ा। एक्शन जो फोर्स है वो किस पे लग रहा है, टेबल पे लग रहा है कि बुक पे लग रहा है। एक्शन एक्शन W, W किस पे लग रहा है, बुक पे लग रहा है या टेबल पे लग रहा है। W किस पे, एक्शन तो जमीन पे एक्ट कर रहा है, ये टेबल है भाई, तो टेबल टेबल पे लग रहा है, ठीक है। तो W जो फोर्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है, टेबल पे लग रहा है। और रिएक्शन फोर्स किस पे लग रहा है, बोलो R किस पे लग रहा है, R किस पे लग रहा है, ये बुक वाले पे, बॉक्स टाइप पे। बुक है, बुक या जो मानो आप, ठीक है। तो आप देखें तो ये जो है दोनों फोर्सेस हैं जो हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखा था कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स नेवर कैंसिल आउट ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। बिकॉज ये डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं, W किस पे लग रहा है, टेबल पे, और रिएक्शन किस पे लग रहा है, बुक पे। इसलिए क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। काफी सारे एग्जांपल्स आपको बुक में मिल जाएंगे, जैसे कि रॉकेट प्रोपल्शन एक एग्जांपल, रॉकेट प्रोपल्शन, ठीक है। रॉकेट प्रोपल्शन में होता क्या है, रॉकेट प्रोपल्शन में रॉकेट का जो इंजन होता है, रॉकेट का इंजन जो है हॉट गैसेस होती है इसके अंदर, उन गैसेस को बाहर की तरफ फ्लो करता है ऐसे। ध्यान से सुन ले, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो। रॉकेट प्रोपल्शन में होता क्या है, रॉकेट का जो इंजन है वो हॉट गैसेस को बाहर की तरफ फ्लो करता है फोर्स से, ठीक है। तो ये तो हो जाता है एक्शन। तो एक्शन क्या हुआ, एक्शन हुआ द फोर्स अप्लाइड बाय द रॉकेट इंजन ऑन द हॉट गैसेस। रॉकेट के इंजन ने हॉट गैसेस पर जो फोर्स लगाया है वो तो हो गया एक्शन। अब जो हॉट गैसेस है वो क्या करती है, रॉकेट पे फोर्स लगाती है, वो क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है। और ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। इस वजह से जो आपका रॉकेट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, प्रोपेल हो जाता है, ठीक है। ये थर्ड लॉ का एग्जांपल है। ऐसे ही शिप वाला आपने एग्जांपल देखा होगा, द बैंक ऑफ रिवर, अगर अपन उससे जंप करते हैं बाहर, तो जब आप जंप करते हो तो आप क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो बोट पे, ठीक है। तो इसलिए बोट भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आप पर अप्लाई करती है, इससे आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप जंप कर पाते हो, ठीक है। सो देयर आर सेवरल एग्जांपल्स गिवन इन अ बुक, and when we will do the problems from books, then we will again discuss all these concepts, okay. So in next lecture or in next class we will do questions based on this first law, second law and third law, and only कर लिया आज, कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे, ठीक है। एंड only one topic is remaining here, and that topic is momentum conservation law. So first we will take the topic momentum conservation law in next class, means tomorrow, okay, at 3 p.m. okay. And then we will solve the basic question from S-Chand book में से basic question अपन कर लेंगे इनके, and if then we will get a time we will solve some more questions on some up levels. On Saturday I will take a test of this chapter, Saturday को आपका टेस्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो स्कूल में पेपर होने वाले हैं अपने, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं,
उसके लिए आपको जो टेस्ट मैंने दिए थे स्कूल में, टेस्ट 1 टेस्ट 2 जो दिए थे ना अभी, उनके सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और प्लस लीड में भी जो जो प्रॉब्लम्स एएसएम वगैरह हुए अपने, वो भी आप लोगों को सॉल्व करना है। तो ये काम आप स्टार्ट कर दो इस हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आपके फिजिक्स के लिए, ठीक है।